नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। हमेशा एटीएन लाइव जो भी समाज में या हमारे राजनेताओं में जो चर्चा का विषय रहता है उस पे हम लगातार सिवान के लोगों से चर्चा करते रहते हैं कि अगर नेताजी ने इस तरह के वक्तव्य को दिया है तो उसका आने वाले समय में क्या परिणाम हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है। समय समय पे जो हमारे राजनेता हैं वो ऐसे ऐसे बयानबाजी कर जाते हैं, अगर गंभीरता से उस पर विचार किया जाए तो हमें लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन या तो फिर जो सरकारें हैं या फिर जो संस्थाएं हैं वो ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे राजनेता हैं अगर इस तरह की बातें एक संस्था में बैठ करके, सर्वोच्च संस्था में बैठ करके और इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि अगर नेता जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी उससे ज़्यादा आगे बढ़ करके कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, इस राज्य के लिए और देश के लिए खतरे की घंटी है। कल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के दौरान ही आज से 2 दिन पहले भाजपा के एक विधायक ने ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर के बवाल मचना तय था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मुसलमानों को इस देश में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। सारे मीडिया हाउस में इस पर चर्चा छिड़ गई और लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन कल जिस तरह से तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार को सदन में जिस तरीके से लताड़ा, उन्हें धोया, वो मतलब कि देखने की बात थी। जब तेजस्वी यादव के जो भाषण समाप्त हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद खड़ा हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने 2-4 कदम और आगे बढ़ के अपनी बात रख दी और आज ये चर्चा का विषय बन गया है। अब समझ में नहीं आता कि क्या इस देश में आरएसएस कोई राजनीतिक दल है? क्या आरएसएस जो हमारे संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, क्या उसके दरमियान उसको सामने रख करके चुनाव लड़ती है? क्योंकि ये कहने का मतलब हमारा इसलिए है कि कल तारकिशोर प्रसाद ने ये कहा कि हमें गर्व है, वो तेजस्वी यादव के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पे मुक्का मारते हुए विधानसभा में कहा कि दुनिया की कोई माई के लाल वो ताकत नहीं है जो मुसलमानों को इस देश से हटा सके या उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना सके। और इसी पर तारकिशोर जी जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है, आज देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये सभी आरएसएस के लोग हैं। कुछ समय के लिए पूरा सदन सख्ते में आ गया।
यहाँ तक कि नीतीश कुमार बैठे हुए थे, वो भी तारकिशोर प्रसाद के चेहरे को देखते रह गए कि आखिर तारकिशोर प्रसाद ने ये क्या बोल दिया। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का जो शासन है, जो एक सहयोगी दल बीजेपी है, तो क्या आरएसएस के साथ भी नीतीश कुमार का कोई साठगांठ है? क्योंकि जब एक उप मुख्यमंत्री सदन में इस तरह की बात कहेगा तो अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी चर्चा को लेकर के हमारे साथ सनाउल्लाह खां हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सनाउल्लाह, बताइए कि क्या इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए बीच में, क्या आरएसएस कभी चुनाव लड़ा है? बहुत दिन हमें लगता है कि कई चुनाव तो आपने भी देखा है, क्या आरएसएस कभी चुनाव लड़ा है? सबसे पहले हम जो है इस सब बात को जो सदन में कल हुआ या आरएसएस का जो इतिहास है, इस सब पे प्रकाश डालेंगे बहुत कम वक्तों में। पहली बार जो है आरएसएस पे जब बैन लगाया गया, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई 1948 में, 30 जनवरी 1948 को, उसके 5 दिन बाद जो है 4 फरवरी 1948 को पहली बार जो है आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध जो है जारी रहा। कुछ दिनों बाद जो है प्रतिबंध को जब हटाया गया तो सशर्त जो है उनको जो है प्रतिबंध हटाया गया। उसमें शर्त क्या था? उसमें शर्त ये उनसे रखा गया था कि आप जो है अपना संविधान बनाइए और अपने संगठन के अंदर चुनाव कराइए, आप जो है संगठन से बाहर जो है कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी जो अहम बात थी, जगह एक और बात मैं बता दूं, उस समय जो है जब पहली बार प्रतिबंध लगाया गया आरएसएस पे, उस समय इत्तेफाक से जो है लौह पुरुष, हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री थे, ठीक है, उनके आदेश पे जो है पहली बार जो है आरएसएस पे बैन लगाया गया। और देखिए दूसरी अहम जो है बात जो उनसे शर्त रखी गई, वो शर्त ये था कि आप जो है किसी भी जो है कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जो है सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अब जो है कल मुख्यमंत्री जी की बात पे आते हैं, तो जब उन पे जब प्रतिबंध लगाया गया और प्रतिबंध जो हटाया गया, जो शर्त जो है शर्त जो थी, उस शर्त को जो है अगर जो है इनकी बात को माना जाए, तारकिशोर जी की बात को माना जाए, उन्होंने सदन में कहा है कि ये तीनों आरएसएस से आते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी और ख़ुद जो है अपने आप को बता रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो है कैसे पॉलिटिकल सदन तक आ जा रहे हैं, यानी कि उनके उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो शर्त रखा था, उस शर्त को अनदेखी करके, कानून को धज्जियाँ उड़ा के ये लोग अगर जो है सदन में आ रहे हैं, अपना जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाए, अफसोसनाक है और बहुत ही गंभीर विषय है ये। तो आपको सवाल ये उठता है कि आपको कितनी जानकारी है कि नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो एक मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, तो उनका जो ये समझौता है सरकार चलाने के लिए, वो किससे है? आरएसएस से है या बीजेपी से? ये जानकारी हम आपसे चाहते थे। देखिए अभी जो वर्तमान में जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, पूरी तरह से जो आरएसएस के एजेंडे का काम कर रही है। हम देख रहे हैं कोई भी मामला होता है, नीतीश कुमार बहुत आसानी से कहते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ये उनका जो व्यक्तिगत बयान होगा। एक बार जो अभी कुछ दिन पहले जो है बीजेपी के जो विधायक ने एक बयान दिया कि मुसलमानों से जो अधिकार छीन लिया गया है और वोटों का अधिकार छीन लेना चाहिए, इस तरह की बात जो है, ये पृष्ठभूमि में वही है, मामला वही है और उसी को लेकर के ये विवाद चल रहा है। ये आरएसएस का एजेंडा है और सरकार के नेतृत्व जो है, सरकार के मुखिया जो है नीतीश कुमार है। बगैर इनके जानकारी में इस तरह की बातें जो नहीं चलाई जा सकती हैं। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के अंदर जो है आरएसएस का जो है विचार अंदर जो है दबा के रखा है। जबान पे गांधी गांधी करते हैं, वो भाजपा वालों की तरह वो भी जो है जबान से जो है महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और दिल के अंदर उसमें भी जो है नाथूराम बैठा हुआ है इन लोगों। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि ये देश के संविधान के बिल्कुल विपरीत है कि आरएसएस जैसी संस्था अब हमारे देश पे, जैसे प्रधानमंत्री, उनका साफ कहना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आरएसएस के हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो आरएसएस के हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी आरएसएस के हैं। इस तरह डंके की चोट पे कहना, तो अब तो ये माना जाएगा कि हम आरएसएस के शासनकाल में हम लोग हैं यहाँ पे। देखिए आरएसएस को देश का खतरा बताते हुए जो है 3 बार प्रतिबंध लगाया गया भारत में।
आज़ाद भारत में 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। पहली बार तो मैंने बताया कि गांधी जी की जब हत्या हुई, दूसरी बार जो है इमरजेंसी के टाइम 1975 में लगाया गया, और तीसरी बार जो है भारत के लिए जो कलंक कहा जाता है, बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई उस समय जो है तीसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। और ये संगठन, अगर इस तरह के संगठन के लोग जिसको जो है खतरा बताया गया जो है मुल्क के लिए, वैसे लोग अगर जो है सदन में आएंगे और मुखिया बनेंगे, सदन के मुखिया बनेंगे, यानी प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये मुल्क को हमारे मुल्क को जो है किस तरफ लेके जाएंगे। और मुल्क के माहौल जो ख़राब हो रहा है, ये यकीन मानिए, अगर तारकेश्वर जी की बात को गंभीरता, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तारकेश्वर जी, उनके बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ये जांच का विषय है, कौन सी एजेंसी जांच करेगी मुझे नहीं मालूम। इस तरह के लोग जो है कैसे सदन में आ रहे हैं, आरएसएस के लोग, जिन पे जो सशर्त जो है कहा गया कि आप आइए, आप जो है किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी, इसके पीछे कुछ जो है इसके अंदर जो है ये आपका कहने का मतलब है कि ये एक बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ चल रहा है कि पहले तो मुसलमानों को तुम कहो कि मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए, फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खड़ा होते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा तो इस देश का, भारत का जो प्रधानमंत्री है आरएसएस का है, राष्ट्रपति आरएसएस के हैं। तो ये क्या इसको ये माना जाए कि एक रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है? हम उन्हीं को बात को बोलेंगे, ये मेरी बात नहीं है, चूँकि वो करें आरएसएस के लोग हैं। तो आरएसएस के लोग अगर किसी भी पद पे, इतने सम्मानजनक पद पे जाते हैं, इतने बड़े पद पे जा रहे हैं अगर, तो ये हमारे मुल्क के लिए पूरी तरह से खतरा है। और इस खतरा से हम लोग कैसे बचना है, कैसे आरएसएस के लोगों को दूर किया जाए, हमारे पास जो एक अधिकार है, मत का अधिकार है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है, मैंने आपका कवरेज देखा, बहुत अच्छा कवरेज था, आप अयोध्या तक गए थे कवरेज करने के लिए। तो उसमें जो आवाम का जो मूड है वो समझ चुके हैं, आवाम, वहाँ की आवाम, उत्तर प्रदेश की आवाम समझ चुकी है कि आरएसएस वाकई मुल्क के लिए खतरा है। और आरएसएस जो है उसी का एक विंग है भाजपा। ठीक है, कहीं सनाउल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है और अभी अंतिम दौर का ये चुनाव उत्तर प्रदेश का बचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ एहसास हो रहा है कि, और उसको लेकर वो बाजी पलटने के मूड में इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, देश में हमेशा कभी ना कभी ये चुनाव होता ही रहता है। तो क्या चुनाव के वजह से भाजपा या किसी दल को ये छूट दे दिया जाए कि वो जो समझ में आता है, जब जो है दिल का है जो बोल दे, और फिर चुनाव के बाद जो है माफ़ीनामा लगा ले, जैसे इन लोगों का इतिहास रहा है माफ़ी मांगने का। अभी जो है सदन में कुछ बयान दे देते हैं, सड़क पर जो कुछ और बयान देते हैं, और फिर जो है जाकर माफ़ीनामा लिख देते हैं कि वो हमारे चुनाव के वक्त जो इस तरह की बात पर डिबेट में लाना, ये डिबेट में आना ही खतरनाक है। इस तरह की बात जो अगर कहते हैं वो लोग इतने सम्मानजनक पद पर कह के बैठ के, अगर ये इस तरह की बात कहते हैं, इनको तो सदन से बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार अगर आरएसएस का चेहरा नहीं है तो सबसे पहले ये दोनों लोगों को बर्खास्त करें। जिसने ये विधायक ने जो बयान दिया था कि मुसलमानों से ये अधिकार छीन लेना चाहिए, और दूसरा जो अभी जो तारकेश्वर जी जो कल वो विधायक जी भी सदन में बैठे हुए थे, और जिस तरह से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने ललकारा, और एक बार भी वो विधायक उठे नहीं अपने बचाव में, और बाद में ये तारकेश्वर जी उठे। देखिए, अपोजिशन के जो भी नेता हैं, तेजस्वी यादव जी है, और अपोजिशन के जो है मुखिया हैं, जो भी अपोजिशन के नेता हैं, जो भी पार्टी हैं, हम तो उनसे यही आग्रह करेंगे, आप लोग जो है सदन में मांग कीजिए कि इस तरह के लोग, आरएसएस के लोग सदन के अंदर बैठे हुए हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको जो वहाँ से निलंबित किया जाए। ठीक है, और इस पे जांच बैठाई जाए कि जो इस तरह का बयान जो वो लोग दे रहे हैं वो किसके कहने पे दे रहे हैं, और क्या खुद वो एजेंसियाँ ये भी जाँच करें कि इस तरह के बयान से क्या मुल्क का माहौल ख़राब नहीं होगा। अभी जो मुल्क का माहौल जो चल रहा है, जो बनाने की कोशिश की जा रही है, खैर यहाँ के आवाम जो बहुत समझदार हैं, 2% लोग, आरएसएस के 2% लोग हैं जो मुल्क के फिजा ख़राब करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस तरह की उल्टी सीधी बातें जो करते हैं, इस तरह के लोगों को कैसे जो नकेल कसा जाए, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर रास्ता वही होगा जो लौह पुरुष ने जो हमको रास्ता दिखाया कि आरएसएस जैसे जो कट्टर संगठन है, किसी भी मैंने कोई भी हो, आरएसएस की तरह कट्टर संगठन को बैन कर देना चाहिए, और उस तरह के लोगों को जो है जेल में डाल देना चाहिए। मेरा बिल्कुल स्पष्ट बात यही है। चलिए, अभी हमारे साथ से सनाउल्लाह थे, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, जो बिल्कुल अनर्गल है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। तो ऐसे बयानबाजी करने वालों पे सख्त सरकार को चाहिए कि सख्त एक्शन ले, कार्रवाई करे, और ऐसे लोगों पर जो समय समय पे
उन्होंने ये भी कहा कि ये जांच का विषय है कि आखिर लगातार इस तरह से लगातार पहले तो मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की बात आई, फिर जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ तक कह गए कि भाई इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो आरएसएस के हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो आरएसएस के हैं और उपराष्ट्रपति वो भी आरएसएस के हैं। तो क्या ये देश अब पूछना चाहता है कि क्या ये देश आरएसएस के अंडर काम कर रहा है? क्या आरएसएस की सत्ता हमारे देश में है? ये नीतीश कुमार को भी समझना होगा। और भले ही सहयोगी दल के सहयोग से वो सत्ता चला रहे हैं, लेकिन जो हमारी बिहार की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बहुत सारे और भी बहुत सारे धर्म हैं जो एक साथ रहते हैं, कहीं किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, इस बिहार के लिए और इस पूरे देश के लिए घातक है। इस पर रोक लगनी चाहिए।